तो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक पे हम लोग इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट हाल ही में 20 मार्च को लॉन्च हुई है और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है। तो एक बड़ा ख़ास दिन है जिसमें ये आकलन किया जाता है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो कहीं ज़्यादा अमीर हैं या रईस हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले लोग शायद उतने खुश ना हों। इसी से संबंधी जानकारी एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुँचाएंगे कि आखिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन ये रिलीज़ होने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि हर साल पब्लिश की जाती है, आखिर ये है क्या, क्या इसके मानक हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें कहाँ कहाँ पर रैंक करते हैं और क्यों इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट एजेंसीज़ को अपनी प्लानिंग पॉलिसीज़ बनाने एट्सेट्रा के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और लाभ उठाने के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है लाइफ में कि वो खुश रह सकें, खुश महसूस कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 20 मार्च जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, उस दिन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो कि नोडल एजेंसी है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, उनके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ निकल कर आई कि फिनलैंड को सबसे ज़्यादा खुश देश घोषित किया गया। एक बार फिर ये चौथा साल है जहां पर फिनलैंड लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और सबसे ज़्यादा खुश देश की श्रेणी में अपनी रैंकिंग को मेंटेन किए हुए है। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा किया हो पिछले कुछ दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर या तमाम अन्य पॉलिसी एट्सेट्रा को लेकर, लेकिन एक जो चीज़ अलग से निकल कर आती है वो ये है कि अगर आप इस रैंकिंग को देखें तो जो टॉप 10 ऐसे देश हैं जहां पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो उन 10 देशों में से 9 देश यूरोप के हैं। वो ना ही अमेरिकन है ना ही एशियन है, वो 9 देश 10 में से यूरोपियन हैं। जैसे फिनलैंड के बाद आप देखेंगे डेनमार्क, देन स्विट्ज़रलैंड, देन आइसलैंड, देन नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। सो ये टॉप 10 सबसे खुश देश हैं जो कि इस रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश किए गए हैं। अच्छा, अगर हम डिटेल्स में जाएं कि चलिए सबसे खुश देश हमने देख लिया फिनलैंड है और 9 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं टॉप 10 में जो रैंक जिन्होंने किया है इस साल। उसके अलावा और क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिनलैंड को पहली रैंक मिली है और जाहिर सी बात है क्योंकि हम सब इंडियंस हैं तो हमारी हमेशा एक उत्सुकता रहती है कि चलिए बाकियों का तो छोड़िए, आप इंडिया का बताइए कौन से नंबर पर है। इंडिया को 139वीं नंबर 139th रैंक इस बार इंडिया को मिली है। टोटल 149 देश हैं, 149 कंट्रीज़ हैं जिनको असेस किया जाता है, रैंक किया जाता है और 149 में से इंडिया को 139th रैंक मिली है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत कर रही है पिछले दशकों में, पिछले कुछ सालों में कि यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, एन्जॉयबल बनाया जाए, देश में वो रहें, खुश रहें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारा काम करना उस दिशा में बाकी है। और जैसा हमने कहा कि यूरोप से शायद हम कई चीज़ें सीख सकें, क्योंकि जो 9 कंट्रीज़ टॉप 10 में सबसे ज़्यादा खुश हैं, 9 के 9 देश यूरोप को बिलोंग करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे एक सीखने की आवश्यकता हो सकती है कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग हमारे देश में रहने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा सुखी हैं, खुश हैं। अगर हम दूसरे साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाएं तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश देश हुआ, वहीं पे अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा नाखुश देश माना गया है। 149 में से 149 में से लास्ट रैंक पे अफ़गानिस्तान को रैंक किया गया है
और अगर हम नीचे से देखें तो अफ़गानिस्तान के बाद फिर जिम्बाब्वे, रवांडा, बोस्टवाना एंड लेसोथो। सो ये 4-5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा नाखुश देशों में रैंक किया गया है। अब एक इंडियंस हैं हम, तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि चलिए हमारा तो 139th रैंक है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो अगर हम चाइना का देखें तो 84th रैंक, बांग्लादेश का देखें तो 101 रैंक, इवन पाकिस्तान का आप देखें तो 105th रैंक। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हैं। क्या यह रिपोर्ट जो खुश रहने के पैरामीटर्स हैं उनको पूरी तरह उनका आकलन कर पाती है, और दूसरी चीज़ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाकी कंट्री से सीख सकते हैं जहां पर लोग हमसे कहीं ज़्यादा खुश हैं, सुखी हैं। तो एक तो रिपोर्ट को क्रिटिकली देखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, किस किस पैरामीटर्स में हमने अच्छा किया है, किन किन पैरामीटर्स में हम पीछे हैं, जिनमें अच्छा किया है उनमें और अच्छा करें, जिनमें पीछे हैं उन पैरामीटर्स में अच्छा करने के लिए हम बाकी ऐसे कंट्रीज़ जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं उन पैरामीटर्स में, उनसे सबक लेके उन पॉलिसीज़ को हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। अगर हम देखें किन किन पैरामीटर्स पे ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश किया जाता है। तो जेनरोसिटी मतलब लोग कितने उदारवादी हैं, परसेप्शन ऑफ करप्शन कि करप्शन की देश में क्या स्थिति है या लोग क्या समझते हैं करप्शन के बारे में, जीडीपी पर कैपिटा मतलब कि पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितनी जीडीपी उस पर्टिकुलर देश की है, सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट कितना मिल पाता है अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब जब पैदा होता है नया बच्चा तो उस वक्त उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल वो जीवित रहेगा, एंड देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस मतलब ये आपको खुली आज़ादी कहाँ पर है कि जो आप लाइफ में कोई भी चॉइस करना चाहें, डिसीजन लेना चाहें, उसमें किसी का दबाव नहीं है, किसकी रोक रुकावट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से उन चॉइसेस को ले सकते हैं। और एक नई चीज़ जो इस बार की रिपोर्ट के लिए मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कोविड-19 या कोरोना की वजह से जो फ़र्क पड़ा लोगों पे, लोगों की खुशी पे, लोगों के लाइफस्टाइल पे, उनके जॉब्स पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे, उनके डिस्प्लेसमेंट पे, माइग्रेशन पे एट्सेट्रा, उस चीज़ को भी इस बार कोशिश की गई है कि जो इस बार की रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, उसमें कहीं ना कहीं उसको शामिल किसी ना किसी तरीके से किया जाए। और इस कारण इस बार 2 टाइप की रैंकिंग बनाई गई हैं। एक तो जो हमेशा की रैंकिंग बनती है कि जो पिछले 3 साल के सर्वेज़ हैं 2018 से 2020 तक, जो कि गैलप हर बार करवाता है, उसके आधार पे जो हमेशा के पैरामीटर्स पर रैंकिंग होती है उसको लिया गया है। साथ ही साथ क्योंकि इस साल कोरोना का कहर या कोविड-19 का कहर एक ऐसी चीज़ थी जो हर साल नहीं होता, सिर्फ 2020 में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है, तो उसका सर्वे एक अलग से करवाया गया है ताकि कोरोना का भी जो फ़र्क पड़े ओवरऑल रैंकिंग या लोगों की खुशी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सैलरी पे, सोर्स ऑफ इनकम पे, रिलेशनशिप पे, सोशल सिक्योरिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, उस चीज़ को भी अच्छे से आंका जा सके और जो फाइनल रिपोर्ट हो वो बिल्कुल सभी फैक्टर्स को लेते हुए ऑल इंक्लूसिव हो। एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई जब ये रैंकिंग पब्लिश हुई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर देखा गया जिस पे लोगों ने ध्यान दिया या वज़न दिया वो है ट्रस्ट, कि लोगों को विश्वास कितना है, और जहाँ पर विश्वास ज़्यादा है वहाँ पर लोग ज़्यादा खुश हैं। उसी तरीके से ऐसे देश जहाँ पर जो आपकी इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लोगों में, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो। मोटा मोटा एक रेंज के अंदर, एक बैंड के अंदर अगर किसी कंट्री की इनकम है या वहाँ पे बेटर इनकम इक्वालिटी है तो वहाँ के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल समझे जाते हैं, चाहे वो कोरोना को मैनेज करने से रिलेटेड हो या फिर खुश रहने से रिलेटेड हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि अगर इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में ज़्यादा है तो किस तरीके से उस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। फिर अफ़गानिस्तान के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सबसे नाखुश देश 149 में से 149वीं रैंक अफ़गानिस्तान की मानी गई है। अगर हम यूएस को देखें जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो 19th नंबर पर है, एक स्पॉट नीचे चला गया है। पिछली बार 18वें नंबर पे था, 18th पोजीशन पे था, इस बार 19th पे चला गया है।
एक बड़ी अच्छी खबर है कि एशियन कंट्रीज़ इस साल पिछले बार से बेहतर आके गए हैं। इसका मतलब जो एशियन कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, एट्सेट्रा, वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, अपने बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ के थ्रू या बेटर एंगेजमेंट ऑफ सिटीजन्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इस रैंकिंग में ऊपर आते जा रहे हैं। जिसका एक बड़ा उदाहरण है कि चाइना पिछली बार 94th पोजीशन पे था, जिसने 10 अपनी रैंकिंग सुधार कर इस बार 84th पोजीशन पे आ गया है। इंडिया की पिछली बार 140 पोजीशन थी, इस बार 139 पोजीशन पे आ गया है। जब अगर आप इस चीज़ को देखें कि आखिर क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस कारण से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाना ज़रूरी लगा यूनाइटेड नेशंस को, तो लगभग यूनाइटेड नेशंस को 40 साल लगे ये समझने में कि किसी की खुशी हमेशा उसकी कितनी इनकम है, उस देश की कितनी जीडीपी है, कितना वो डेवलप्ड है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो। इंसान की खुशी के लिए आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में शायद इतना खुश ना हो। तो सब लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि सिर्फ जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता लोगों की खुशी को आंकने का। और आप कितना भी डेवलप कर जाएं, कितनी भी आपकी इनकम बढ़ जाए, कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, बेस्ट हाईवेज़ बना लें, एयरक्राफ्ट्स बना लें, शिप्स बना लें, ट्रांसपोर्टेशन बना लें, स्कूल्स बना लें, हेल्थ बना लें, लेकिन अगर वहाँ के लोग खुश नहीं हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमको सोचने पे मजबूर करती है कि जिस डायरेक्शन में देश जा रहा है क्या वह सही है या कहीं ना कहीं उसमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों, इस कश्मकश में 2013 से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ, जहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाने लगा हर साल 20 मार्च को। और पहला जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है 2012 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश किया गया। अच्छा, एक बार फिर से अगर हम रिवाइज कर लें कि ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिन 6 पैरामीटर्स पर वर्ल्ड हैप्पीनेस को आंका जाता है। तो सबसे पहला बात तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कि आपका सकल घरेलू उत्पाद कितना है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि मान लीजिए यूएस आज एक 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन महंगाई भी वहाँ पर उतनी ही है। अगर वहाँ पे एक मैकडॉनल्ड का आप बर्गर खाने जाएंगे तो एक मैकडॉनल्ड का बर्गर हो सकता है वहाँ पे $5 का हो। इंडियन रुपीज़ में हम मोटा मोटा देखें तो लगभग 350 रुपये का पड़ेगा। वहीं पे इंडिया में वो बर्गर हो सकता है आपका 100 या 125 रुपये का हो। तो हो सकता है उनकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ खाने के लिए, ख़रीदने के लिए अगर उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो उस ज़्यादा इनकम का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता। अगर आप कंपेयर करें तो जो जीडीपी है, आपकी एब्सोल्यूट जीडीपी है यूएस की कहीं ज़्यादा है, बट जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से 2017 या 18 में चाइना ने यूएस को परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी पे पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब आप कम पैसे में, आपकी कम सैलरी होने के बावजूद भी आप वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं जो एक अमेरिकन या यूरोपियन ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी शायद ना खरीद पाए। दूसरी चीज़ है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब है कि अगर कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को सोशल सपोर्ट देना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक महिला हैं जो कि अपना फुल टाइम जॉब करती हैं। सुबह आप तैयार हुई, अब बच्चे को कौन रखेगा, कैसे उसकी चाइल्ड केयर इंश्योर की जाएगी। इंडिया में आज भी जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम रहा है उसी पे पूरी तरह हमारा सोशल सपोर्ट डिपेंडेंट है। वहीं पे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो वहाँ पे बच्चों के लिए रखने के लिए डे केयर या इवनिंग केयर की सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है। आप दूसरी चीज़ देख लें कि बुढ़ापे में या जब आपकी ओल्ड एज हो जाए तो उसमें आपको क्या सपोर्ट रहेगा। इंडिया में आज भी 99% जो हमारी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है वो पूरी तरह अपने सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स हैं इन एरियाज़ में आज भी काफ़ी कम हैं। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारी जो वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि शायद जिस तरह का सोशल सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए था ताकि हम अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकें, वो कहीं ना कहीं अभी हमें अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपकी हेल्थी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि आप जब बच्चा पैदा होगा तो किस तरह का हमारे यहाँ मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ या न्यू बॉर्न केयर अवेलेबल है जिससे बच्चा कम से कम इतने साल जीवित रहेगा ऑन एन एवरेज, उस चीज़ के बारे में आकलन किया गया है। अगला है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी है, जो भी आपको चूज़ करना हो, चाहे कौन सा मुझे जॉब करना है, कौन सी मुझे पढ़ाई करनी है, किससे मुझे शादी करनी है, किस तरह का मुझे बिज़नेस करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, इन सभी चीज़ों को अगर आपको फुल फ्रीडम है चूज़ करने की बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रेशर के, तो उस चीज़ को भी इस रैंकिंग में बड़ा स्थान दिया गया है। फिर जेनरोसिटी का मतलब है कि लोग कितने उदारवादी हैं, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए कितना आगे आते हैं, इस चीज़ को भी इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। एंड लास्ट चीज़ है परसेप्शंस ऑफ करप्शन, मतलब कि लोगों को क्या लगता है, उस देश में रहने वाले बाशिंदों को क्या लगता है कि हमारे देश में जो करप्शन का लेवल है कितना है, क्या उनके वो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, क्या वो ऐसा लेवल ऑफ करप्शन है जिसके साथ वो रह सकते हैं, या एक्सेसिव करप्शन है, लोअर लेवल करप्शन है, हायर लेवल करप्शन है, रोज़मर्रा की चीज़ों में करप्शन है, पॉलिसी मेकिंग में करप्शन है, यहाँ आप कहीं जा रहे हैं, आपका छोटा सा काम है, राशन कार्ड बनवाना है, वहाँ भी आपको 500 रुपये देना पड़ रहा है, उस टाइप का करप्शन है। आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है, उसके बावजूद भी कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे पैसा मांगा जा रहा हो, या आपके छोटे मोटे ज़मीन से संबंधी विवाद हों, या आपके मान लीजिए और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, पुलिस से रिलेटेड करप्शन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, उसके बारे में लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या मानना है, इस चीज़ को भी रैंकिंग में स्थान दिया गया है। और ये जो रैंकिंग दी जाती है इन सभी 6 पैरामीटर्स पे, इनको 0 से 10 के स्केल पर नापा जाता है और लास्ट में इन सब का वेटेड एवरेज लिया जाता है और वेटेड एवरेज के बाद फाइनल रैंकिंग्स निकाली जाती हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई जिसके माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई कि जो UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है क्यों स्टार्ट हुआ, 2012-13 से क्यों स्टार्ट करना पड़ा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी GDP, इकोनॉमी या पर कैपिटा इनकम एट्सेट्रा में इंक्लूडेड ना हो। क्योंकि हो सकता है आप बहुत रईस हो, बहुत पैसा हो, सब कुछ अच्छा हो बाहर से दिखने में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप इतने खुश शायद ना हो। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है, इंडिया की क्या रैंकिंग रही, हमारे नेबर्स की क्या रैंकिंग रही, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम उन देशों से सीख सकते हैं जिन्होंने हमसे बेटर परफॉर्म किया है, और उनसे सीखने के बाद उन चीज़ों को किस तरह हम अपने पॉलिसी डिसीजंस में या जो हमारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड डिसीजंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल आर्किटेक्चर है, या सोशल सपोर्ट सिस्टम है, या एंटी करप्शन ड्राइव्स हैं, उन सभी चीज़ों में हम ले सकें, लागू कर सकें, ताकि अगर हमारे लोग हमारे इनिशिएटिव से कहीं ज़्यादा खुश होंगे तो मुझे लगता है किसी भी सरकार की ये हमेशा प्राथमिकता होती है, और जितने ज़्यादा हमारे लोग कंफर्टेबल हों हमारे देश में रहने के लिए, खुश हों, मुझे लगता है कि सरकार की वही असली सार्थकता है। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।